बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज की बेस बताई हुई है, कंप्लीट एक वीडियो मेरी बेसिक की है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन मैंने कम्प्लीटली बोर्ड पर सॉल्व करवाया। ठीक है, तो आज जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा उसमें हम देखते हैं कि पॉइंट्स कौन से दिए हुए हैं। वैसे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो डिसऑनर वाले पॉइंट स्टार्ट हो गए। मैं जो पहले आपके 6 क्वेश्चन थे उसमें जो है वो ऑनर के हवाले से बता रहा था कि जो ड्रॉई है वो बिल ड्यू डेट वाले दिन ऑनर कर देता है। ऑनर का मतलब होता है पैसों का मिल जाना ड्यू डेट वाले दिन, और डिसऑनर में क्या होगा कि जब बिल की ड्यू डेट आएगी तो ड्रॉई जो है वो पेमेंट उसकी किसी भी वजह से नहीं कर रहा होगा। तो खैर आज हम देखते हैं क्वेश्चन 8 में डिसऑनर के हवाले से क्या उसने बात की हुई है। तो मेरे पास है पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट इज़ एक्स सोल्ड गुड्स टू बाय फॉर ₹4,000 एंड अलाउड हिम अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%. X drew a bill for 4 months. Y accepted the bill and returned it to X. On the due date, the bill is dishonored and X paid ₹25 as noting charges. Pass journal entries in the books of X and Y. तो स्टूडेंट्स छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यह है कि इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, 2 पार्टीज़ का कहा हुआ उसने एक्स और वाई की बुक में तो जर्नल एंट्रीज पास करने की बात की है। हम लोग यहाँ पर रफ़ एंट्रीज पास करते हैं, यानी हम जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाते। ये मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती कि हम एट द सेम टाइम 2 से 3 या 4 पार्टीज़ के जो है वो जर्नल नीट फॉर्मेट के साथ बना सकें। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को बिल ऑफ एक्सचेंज के अटेम्प्ट कैसे करना है नीट फॉर्मेट के साथ, वो आप उसके लिए आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। क्वेश्चन 1 में मैंने बाकायदा से जर्नल बनाया हुआ है। अगर 2 पार्टीज़ हैं तो 2 पार्टीज़ का उसमें जर्नल बना हुआ है और उसके अंदर बाकायदा से एंट्रीज पास हुई हुई हैं। यहाँ पर जगह की कमी की वजह से मैं आपको सिर्फ एंट्रीज पास करना दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, और आपका काम क्या होगा, जब अपने एंड पर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने जो है उसको नीट जर्नल में जो है वो रिकॉर्ड करनी है एंट्रीज, और पेपर में भी जो है वो आप नीट जर्नल के अंदर ही जो है, यानी कि जर्नल का फॉर्मेट लाजमी बनाएंगे और फिर उसमें एंट्रीज पास करेंगे, सेपरेट रफ एंट्रीज पास नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। तो वैसे भी ये कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है, जर्नल के फॉर्मेट में सिर्फ आपने लाइन्स ही ड्रॉ करनी है। असल काम तो एंट्री का है ना, तो एंट्री जो है वो आपको कहीं पर भी जो है वो, मैंने किसी भी क्वेश्चन में कोई एंट्री ऐसी नहीं है जो डिस्कस ना की हो और उसका बैक एंड पर कॉन्सेप्ट ना समझाया हुआ हो। तो आज चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। एक्स और वाई के हवाले से उसने बात की है, तो मैं एक तरफ एक्स को और दूसरी तरफ वाई को शो कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक्स के एंट्रीज पास करेंगे, दूसरे कॉलम में हम वाई के एंट्रीज पास करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹4,000 एंड अलाउड हिम अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%. एक्स जो है वो 4,000 रुपये की चीज़ें वाई को बेच रहा है और उसके साथ ही 5% जो है उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आप जो ट्रेड डिस्काउंट वाला पॉइंट है ये आप देख चुके हुए हो शुरू वाले चैप्टर्स में। वहाँ पर आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग किस वैल्यू की हम कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक मरतबा शॉर्टली फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 4,000 जो है ना वो गुड्स की सेलिंग प्राइस है, इसके ऊपर जो है वो 5% एक्स वाई को ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। तो जब हम 4,000 का 5% करते हैं तो दैट विल बिकम्स 200। इसको अगर आप कैलकुलेटर पर भी करना चाहें तो आपके सामने ये 2,000 आएगा। 5%, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि 5% कैसे करना है, तो 5/100 5% जहाँ पर आएगी उसका मतलब है नीचे जो है वो 100 लिखा जाएगा। तो आप इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी 4,000 × 5 डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे तो आपके पास ये 200 रुपीज़ आ जाएगा। ये जो 200 है ना, ये है बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट। और आपको बताया था शुरू वाले चैप्टर्स में कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। तो आपने करना क्या है, ये जो 4,000 रुपया है इसमें से 200 रुपया छोड़ दिया गया एक्स की तरफ से वाई को। तो एक्चुअली जो गुड्स सेल हुई हैं वाई को
वो 3800 की हुई हैं, यानी कि उसने कहा कि 4000 रुपये की हैं, लेकिन आपको मैं 3800 रुपीज़ की दे दूंगा, 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट 200 बनता है, इसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि असल में जो अमाउंट आपस में सेटल हुई होगी पेमेंट लेने के लिए और देने के लिए, वो 3800 रुपीज़ है। तो अब 3800 से ही हमने जो है वो क्वेश्चन को लेकर चलना है, उस 200 का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप देखिएगा लिखा हुआ है जी, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹4000। तो अब यहाँ पर आपने 4000 की बजाय जब एक्स की बुक में सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो वो आपने लिखनी है 3800 से, ठीक है। सेल इसकी इनकम होती है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट किया। वाई इन गुड्स को परचेज कर रहा होगा, ये परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा 3800 से। इसने जो गुड्स सेल किए हैं वाई को, इसने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, उधार पर बेची हैं, तो इसलिए ये वाई को अपनी बुक में डेटर बना लेता है, अकाउंट रिसीवेबल बना लेता है, ठीक है। और अगर हम वाई की बुक की बात करें तो वाई क्या करेगा, एक्स को अपनी लाइबिलिटी बना लेगा, पेएबल बना लेगा। ये जो है वो स्टूडेंट्स हमने एंट्री पास की है इन दोनों की बुक में। एक्स की बुक में अगर हम रिकॉर्डिंग करें तो क्या बनेगी, एक्स ने एक्चुअली किया यहाँ पे गुड्स सेल किए हैं वाई को, और वाई ने क्या किया है, गुड्स एक्चुअली परचेज की गई है यहाँ पर एक्स से। तो यहाँ पर ये इसकी नरेशन लिखेगा, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। दोनों की बुक में डेट कोई नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन में डेट कहीं पर भी मेंशन नहीं है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एक्स ड्रू, और ड्रॉ एक ही बात होगी, एक्स ड्रू अ बिल फॉर 4 months, वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। एक्स बिल ड्रॉ करता। तो मैंने आपको बताया था काफ़ी डिटेल से पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि जिस पार्टी ने बिल अपने पैसे लेने होते हैं ना, वही पार्टी बिल ड्रॉ करती है। तो एक्स ने चूँकि अपनी गुड्स सेल की थी लिहाजा और उधार पर बेची थी, तो इसने वाई से पैसे लेने थे। अब यहाँ पर ये वाई से पैसे लेगा, लेकिन उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर देगा, यानी कि एक एग्रीमेंट होने लगा, और उसमें जो है वो जो पार्टी आपको बताया था बिल ड्रॉ करती है, बिल उसके लिए एसेट होता है क्योंकि उस बिल का बेनिफिट होगा इसको ये। और दूसरे नंबर पर क्या, ये बिल रिसीवेबल लिखेगा, ठीक है। और जो पार्टी बिल को एक्सेप्ट करती है वो उसी बिल को बिल पेएबल के नाम से रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है उस बिल को पे करना। तो वो जो बिल है वो यहाँ पर इसको अपनी लाइबिलिटी बना लेगा वाई, और ए के लिए एसेट है क्योंकि एक पार्टी ने उस बिल के पैसे लेने हैं और दूसरी ने उस बिल के पैसे देने हैं। तो एग्रीमेंट के दरमियान अब जब रिटर्न फॉर्म में ये सारी चीज़ें तय हो रही होंगी ना, तो इसका मतलब है कि अब ज़ुबानी कलामी जाकर पैसे नहीं लेने देने एक दूसरे से, बल्कि बीच में जो सोर्स आ गया ना, जो पेमेंट को लेने का और देने का, वो बिल आ गया। तो इसलिए हमने ये जो सिंपल डेटर्स इंक्रीज़ किए हुए थे पहली वाली एंट्री में कि सेल की है 3800 से और हमने वाई से पैसे लेने हैं। अब चूंकि बिल के पैसे लेने हैं लिहाजा वाई वाले डेटर को आप ख़त्म कर देंगे और इधर जो है वो मैं वाई अकाउंट को क्रेडिट करूँगा। अकाउंटिंग में किसी भी चीज़ को कैंसिल करना हो उसको डेबिट हो तो क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और वाई की बुक की अगर हम बात करें तो वाई ने क्या करना, वाई ने चूँकि बिल एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने बिल की पेमेंट करनी है, लिहाजा ये एक्स को जो है वो 3800 से डेबिट कर देगा। डेबिट क्यों करेगा, क्योंकि लाइबिलिटी जो है ना उसकी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर जब हम इनकी नरेशंस की बात करते हैं तो ये नरेशन क्या बनाएगा, इसने बेसिकली बिल ड्रॉ किया और दूसरी पार्टी बिल को एक्सेप्ट कर रही है, तो बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेड। सिग्नेचर इसने कर दी है तो इसका मतलब है बिल इसने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये वैसे भी जो है ना वो पिछले क्वेश्चंस के पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट की जो है वो एंट्री पहले ही पास की जा चुकी है, जो कि यहाँ पर क्या लिखी हुई है, वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया और वापस एक्स को दे दिया।
तो इसकी एंट्री हम पास कर चुके हैं। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ डिसऑनर्ड एंड एक्स पेड ₹25 एज नोटिंग चार्जेस। ड्यू डेट वाले दिन जो है वो बिल डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो वाई के पास गया होगा ड्यू डेट वाले दिन, लेकिन वाई ने एक्स को पेमेंट नहीं की, यानी कि ये वाला जो बिल एक्स ने ड्रॉ किया हुआ है और वाई ने जो बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, वाई इस बिल की पेमेंट नहीं कर रहा। अब अगर वाई बिल की पेमेंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है बिल ड्रॉ करने का इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लिहाजा ये इस बिल को ख़त्म कर देगा। ड्यू डेट वाले दिन अगर बिल के पैसे ना मिलें तो बिल को ख़त्म कर दिया जाता है। डेबिट हो तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर इसने इस बिल को एक्सेप्ट किया था, लायबिलिटी बनाया था कि मैंने बिल के पैसे देने हैं। अब अगर इसने उस दिन बिल की पेमेंट नहीं की, यानी ड्यू डेट वाले दिन, तो इस बिल को ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म करने के लिए अगर क्रेडिट है तो आप उसको डेबिट कर देंगे। अब बेसिकली हमने यहाँ पर अभी तक क्या किया, बिल की एंटिटी, बिल की जो शनाख्त है वो ख़त्म किया। क्यों ख़त्म किया? क्योंकि ड्यू डेट वाले दिन बिल की पेमेंट नहीं हो रही। लेकिन एक बात आपने यहाँ पर ये देखनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे भी जो है वो नहीं लेने। पैसे एक्स ने लेने हैं, बिल के नहीं मिले, लेकिन अगर हम देखें तो फर्स्ट एंट्री में जो इसने सेल की थी, सेल के पैसे इसने लेने हैं। तो अब ये क्या करेगा, अगर एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो ये दोबारा से वाई को अपनी बुक्स में डेटर बना लेगा कि मैंने वाई से अभी भी पैसे लेने हैं। ठीक है, बिल के नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन वाई से लूँगा। और यहाँ पर वाई भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि मैंने बिल की पेमेंट नहीं की, उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे मुझे माफ़ हो गए हैं या मैं पैसे नहीं दूंगा। बिल कैंसिल हो गया, पैसे जो है वो देने इसके बनते हैं, तो फ्यूचर में डेफिनेट बात है फिर इससे पैसे रिसीव होंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो इससे आगे नहीं चलता, इसमें बस आखिरी पॉइंट जो नोटिंग चार्जेस का आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ उसका कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चंस में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पर बात आ रही होगी कि बिल फिर दोबारा से ड्रॉ हो रहा है और दोबारा से एक्सेप्ट हो रहा है वगैरह वगैरह। यहाँ पर अगर आप इसकी नरेशन की बात करें तो इसकी नरेशन आप दोनों की बुक्स में सेम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल डिसऑनर्ड, और इधर भी आप क्या करेंगे, बिल डिसऑनर्ड। अब ये बिल कैंसिल हो गया हुआ। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट जो स्टेप है उसमें क्या करना आपने, लास्ट स्टेप में आप देखें लिखा हुआ है एंड एक्स पेड ₹25 एज नोटिंग चार्जेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिंग चार्जेस को देख लें, ये क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम जो है ना वो इनको रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करेंगे। बेसिकली होता ये है कि अगर वाई ने बिल को डिसऑनर कर दिया है ना, यानी वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट करने के बाद ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट नहीं की, तो एक्स क्या करता है, एक्स इस बिल को जो इसने ड्रॉ किया हुआ है ये एक एविडेंस बनाना चाहता है। एविडेंस हम कहते हैं सबूत को, ताकि फ्यूचर में जो है वो अगर वाई की तरफ से बिल की पेमेंट नहीं होती या दोबारा से कोई इशू आता है तो ये बिल जो है वो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में ले जाए, अदालत में ले जाए, और वहाँ पर जो है वो वाई के अगेंस्ट सू करे, केस दायर करे कि मैंने जो है ना एक्स वाई को सॉरी चीज़ें सेल की थी, लेकिन वाई ने मुझे पैसे नहीं दिए और सबूत के तौर पर ये बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो उस बिल को एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करती है, लेकिन एक कंडीशन बीच में आ जाती है। ठीक है, कोर्ट, अब बिल जो है वो तो वैसे भी ड्रॉ हो सकता है, लिखा जा सकता है, साइन हो सकते हैं। कोर्ट ने जो है वो एक कंडीशन लगाई हुई है कि बिल को हम एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट उसी वक्त करेंगे जब आप जो है वो नोटरी पब्लिक से इस बिल के ऊपर एक स्टैंप लगवा लेंगे। ठीक है, नोटरी पब्लिक के हवाले से अगर देखें तो ये एक स्टेटस हम कह सकते हैं, एक डेजिग्नेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, लॉयर्स के पास जो है वो एक अथॉरिटी हम कह सकते हैं, जो कि वो क्या करते हैं, उस बिल को जो है वो वेरीफाई करते हैं, अटेस्ट करते हैं, और अटेस्ट करने के बाद स्टैंप लगा देते हैं, और उसके अगेंस्ट फिर अपने कुछ चार्जेस वसूल करते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, नोटिंग चार्जेस।
तो नोटिंग चार्जेस जो है वो फिर यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं नोटिंग चार्जेस? नोटरी पब्लिक वालों को पे करते हैं उनके स्टैंप लगवाने पर, उनके बिल की जो है वो अटेस्टेशन की वजह से। और ये ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बिल जो है वो सबूत के तौर पर कोर्ट उसी वक्त एक्सेप्ट करती है जब नोटरी पब्लिक वालों की स्टैंप लगी हो या नोटरी पब्लिक वालों ने उसको अटेस्ट किया हुआ हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप खाली बिल लेकर जाएंगे, यानी कि एक्स जो है ये बिल डायरेक्ट ले जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस के नोटरी पब्लिक वालों से आपने जो है वो अटेस्ट ना करवाया हुआ हो, सही। तो यहाँ पर फिर नोटिंग चार्जेस जो है वो फिर देने पड़ेंगे। अब एक अहम बात कि नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? तो आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स पे ₹25 एज नोटिंग चार्जेस। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का ना पूरा जो है वो रूल्स हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का रूल ये है कि नोटिंग चार्जेस की पेमेंट वो पार्टी करेगी जिसके पास बिल होगा आखिरी दिन, ठीक है। लेकिन नोटिंग चार्जेस ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना ये डालने उसी को हैं जिसने बिल डिसऑनर किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल जो है वो आखिरी दिन किसके पास है? एक्स के पास है। लिहाजा एक्स जो है वो नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करेगा और एक्स का जो है वो यहाँ पर कैश डिक्रीज होगा और ये पैसे बाद में लेगा किससे? वाई से। और वाई क्या करेगा? क्योंकि नोटिंग चार्जेस वाला एक्सपेंस डालना इसको है तो इसके लिए ये एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज हो डेबिट करते हैं, डेबिट करेगा और ये एक्स को पेएबल बनाएगा कि मैंने बिल के पैसों के साथ साथ ये वाले पैसे भी देने हैं, लाइबिलिटी बनाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं नरेशन इनकी, नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल और नोटिंग चार्जेस पेएबल। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कोई मसला हो तो बताइएगा लाजमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।